उपस्थित महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम के तहत हम आओ बनाए अपना घर की जो प्रथम सीढ़ी है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रयास जो मनुष्य का है कि मैं अपना घर बनाऊं, तो उसके लिए धन की व्यवस्था होती है। वो एक अलग क्षेत्र है कि उसके पास धनराशि है और वो अच्छे से अच्छा बंगला भी बना सकता है, भवन बना सकता है, घर बना सकता है। और उसको अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको सरकारी बैंकों से ऋण भी मिल सकता है। कई तरह की वित्तीय संस्थाएं जिससे वो धन की प्राप्ति करके अपने मकान का काम करेगा। लेकिन सर्वप्रथम जो काम होगा कि वो अपना प्लॉट, अपनी ज़मीन कहाँ खरीद करे। जिस नगर में वो निश्चित रूप से अपना घर लेना चाहता है, पहले उस जगह को तय करे। उसके बाद में उस अपने घर के लिए उसको किस क्षेत्र में अपना घर बनाना है, वो उसकी प्राथमिकता तय करे। तत्पश्चात जब उसको लगे कि हाँ, इस क्षेत्र में मुझे अपना निवास बनाना है, मुझे मेरे परिवार के लिए मेरा घर बनाना है, तो उसमें कई तरह से माध्यम बन सकते हैं। सरकारी भूमि भी मिल सकती है जो कि वहाँ के नगर सुधार न्यास और नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, और उसके माध्यम से भी वो ज़मीन खरीद कर सकता है। उसके अतिरिक्त कई प्राइवेट जो योजना बनाने वाले हैं, वो अपनी ज़मीन को बड़े विस्तृत रूप से प्लॉट्स में काट कर, कॉलोनी काट कर संबंधित राजकीय संस्थाओं से उस भूमि को मंजूर कराकर, अपने प्लान को मंजूर कराकर ज़मीन को बेचने का काम करता है। मेरा आज की इस ज़मीन खरीद के विषय में मेरा ये निवेदन है कि आप ज़मीन खरीदने जाएं तो कुछ बिंदु हैं जिनका ध्यान रखें। सर्वप्रथम तो मेरा यही कहना है कि आपके पास कितना अर्थ है, क्योंकि खाली ज़मीन खरीद करके ही काम नहीं चलेगा। अपने को उसके ऊपर भवन भी बनाना है। वो अपना असेसमेंट करे। उसके बाद ये तय करे कि जो मैं प्लॉट लेने जा रहा हूँ कौन सी कॉलोनी में हो, क्या वो मुझे सूटेबल है, हर तरीके से मुझे मेरे योग्य ज़मीन हो, मेरे उस लोकेशन की वैल्यू हो। इसको दूसरी प्राथमिकता पे देखें। तीसरी प्राथमिकता है कि जब जिस किसी कॉलोनी में उन्होंने निर्धारित किया कि मुझे इसमें मेरे को उपयुक्त लगता है और यहाँ इस कॉलोनी में मुझे मेरी ज़मीन लेनी चाहिए, तो साथियों मैं बताऊंगा कि आप कोई भी प्लॉट लेवें, वो उसके जो साइज़ है, उसकी जो शेप है, वो विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। क्योंकि जहाँ तक हो सके एक आयताकार प्लॉट होना चाहिए। आयताकार का मीनिंग है कि उसकी चौड़ाई और लंबाई में 1:1.5 का और या 1:2 के बीच का अनुपात होना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होके जो भी कोई स्क्वायर भूमि होती है वो घर के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती है, और ऐसा प्लॉट साइज होती भी नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोई 40 फुट का चौड़ाई का प्लॉट लेता है तो लंबाई 60 फुट हो, तब उसकी ज़मीन की पूर्ण उपयोगिता रहेगी और उसका घर अच्छे तरीके से बन जाएगा। मैं प्लॉट खरीदने के साथ में तीसरी ये आपको बताऊंगा कि वो ये देखिए कि जिस ज़मीन पर मैं प्लॉट लेने जा रहा हूँ, जिस एजेंसी के द्वारा मुझे प्लॉट खरीद करना है, एक बड़ी धनराशि जीवन में कमाकर आदमी घर बनाने की तैयारी करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो संस्था जिसके माध्यम से वो प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पर कोई ऐसी समस्या हो, उसके चैनल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं हैं और आपने वो उस संस्था से अगर ज़मीन ले ली है, हो सकता है आपको पूरा का पूरा आपकी जो भी लागत है वो खतरे में पड़ जाए। तो इस कार्य के लिए सर्वप्रथम मेरी राय रहेगी कि आप किसी वकील के माध्यम से जो राजस्व विभाग में काम करते हों उनसे सलाह लें कि फला कॉलोनी में, फला क्षेत्र में
मैं ये प्लॉट लेने जा रहा हूँ, क्या ये चैनल डॉक्यूमेंट उपयुक्त हैं, वो वकील साहब निश्चित रूप से आपको गाइड करेंगे कि हाँ ये कागज़ बिल्कुल सही हैं और चैनल डॉक्यूमेंट के आधार पर आप इस क्षेत्र में ज़मीन लेते हैं तो आपको कोई तरह की रिस्क नहीं है। उसके बाद ये देखें कि कहीं दूर कॉलोनी कटी है और ऐसी सुविधा युक्त अपने को कॉलोनी लग रही है, नेशनल हाईवे या हाईवे से कनेक्टेड भूमि है और आपको लगता है ये तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये पता है कि उससे थोड़ा दूर कोई नदी चलती थी जिसके ऊपर एक बांध बन गया और उस बांध की वजह से अब बहाव का कोई पानी उस नदी में नहीं आता है। वो खसरा, वो ज़मीन उस नदी के किनारे हो सकती है जिसमें अभी कोई बहाव नहीं आया है, लेकिन कभी भूतकाल में वो नदी रही है और बहुत काफ़ी चौड़े क्षेत्र में उसका पानी बहा है और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो निश्चित रूप से आपको फ्री ज़मीन मिलेगी, फ्री होल्ड ज़मीन मिलेगी, लेकिन वास्तविकता में उस बाढ़ का कहर वो ज़मीन पहले पूर्व में झेल चुकी है। जब वो बांध ओवरफ्लो होगा तो उस केस में उस नदी का रूप वापस वैसा ही होगा। कभी अतिवृष्टि हो गई तो वही बाढ़ का रूप बन जाएगा जिससे आपका उस मकान का क्षेत्र उस डूब क्षेत्र में आ सकता है और बहुत दुविधा में जीवन जा सकता है। ये सावधानी रखनी भी आपकी प्रथम आवश्यकता है। दूसरा, हम जिस ज़मीन को लेने जा रहे हैं उसके नज़दीक कोई ऐसा क्षेत्र तो नहीं है जहाँ से कोई पहाड़ी से पानी बहकर आता हो और हमारे मकान के पीछे की भाग की ज़मीन को काट देता है, नींव तक पानी से कटाव हो जाता है। लगातार ये समस्या बनी रहती है और हर वर्ष वर्षाकालीन क्षेत्र में आपको उस क्षेत्र में ध्यान देना पड़ता है। प्लॉट जहाँ हम लेने जा रहे हैं, जिस कॉलोनी में हम ले रहे हैं, वो कॉलोनी वास्तविक रूप से अगर लोकल बॉडीज़ के द्वारा अप्रूव्ड है तो निश्चित है कि वहाँ पर बिजली की व्यवस्था होगी, पानी की लाइन की व्यवस्था होगी, सीवर लाइन की व्यवस्था होगी। ये सब चीज़ें, ये सब बातें अपने लोकल बॉडीज़ के माध्यम से व अपने वकील के माध्यम से निर्धारित करें, निश्चित करें कि हाँ ये सब सुविधाएं इस कॉलोनी में रहने वाले को भविष्य में मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो कि हम एक बाउंड्री के अंदर जो 100-200 प्लॉट कटे हैं और वो कॉलोनी अपने आप में अप्रूव तो है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक बिजली की लाइन नहीं है, पानी की लाइन का कोई अते पते नहीं है। हमने मकान बना लिया इसी आधार पर कि हमें यह आश्वासन दिया गया कि बहुत शीघ्र बिजली की व्यवस्था हो जाएगी, बहुत शीघ्र पानी की लाइन आ जाएगी। सीवर लाइन तो तृतीय श्रेणी में आती है, लेकिन दूरभाष की व्यवस्था, सब बातों की जो भी व्यवस्था है, वहाँ सिग्नल नहीं मिलते हैं। आपके पास में आज के ज़माने में मोबाइल है, आप ऐसे क्षेत्र में घर ले लेते हैं जहाँ पर कोई तरह की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे आपका साधारण संपर्क भी हो सके। उसके साथ ही अगर वो कॉलोनी है जिसमें अभी कच्ची सड़क बनी हुई है, आपको कोई मुख्य रोड से जोड़ने वाली सड़क भी उपलब्ध नहीं है, आप वर्षों तक उस कीचड़ भरी सड़क से अपने घर में जाते रहेंगे तो जीवन का एक बड़ा हिस्सा निकल जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ज़मीन अपने आप में सेलेक्ट करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। हर दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से उसका पूरा निचोड़ निकाल कर उसके बाद ही उस ज़मीन का सौदा करना चाहिए। और फिर ज़मीन को इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि जहाँ ज़मीन में लेने जा रहा हूँ वहाँ पहले कोई पूर्व में बहुत खड्डा था, कोई गहरा खड्डा रहा होगा 10-20 साल पहले, कोई ऐसा खदान कार्य हुआ होगा और बाद में उसके ऊपर मिट्टी भर दी गई और प्लॉट काट दिए गए। आप समझेंगे बड़ी सीधी सादी साफ सुथरी ज़मीन दिख रही है। ये पता नहीं है कि आपको ये कोई खदान का हिस्सा रहा होगा, कोई कटाव का हिस्सा रहा होगा, मिट्टी कट के चली गई और फिलिंग कर दी, उसके ऊपर आर्टिफिशियल फिलिंग कर दी। तो जो नेचुरल जो मिट्टी का जो उसकी शक्ति होती है कॉम्पैक्शन की, वो उन प्लॉटों में नहीं होती है। वो शक्ति उसको भराव मिट्टी का जो है उसको, वो जो नेचुरल शक्ति है मिट्टी की, उसको प्राप्त करने में 50 वर्ष लग सकते हैं। और आपने गलतफहमी से, आपको ध्यान नहीं रहा, आपने प्लेन ग्राउंड देखकर अपना प्लॉट ले लिया। ये पता नहीं कि वो नीचे जो ज़मीन है वो इतनी कमज़ोर है कि जहाँ भवन अपन बनाने जा रहे हैं उसकी नींव टिक नहीं सकती, और टिक भी जाएगी तो बहुत ही कम समय में, बरसात के समय में
वो ज़मीन सेटल होगी और आपका भवन क्रैक्स के आधार पर एक असुरक्षा के क्षेत्र में आ जाएगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों, इसके साथ ये भी देखो कि हो सकता है हमने ऐसे किसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी ज़मीन तो ले ली, लेकिन उसमें कोई ऐसा वाटर टेबल बढ़ रहा है, जैसे कई ऐसे नगर हैं जिसमें पानी का रिसाव जमीन के अंदर से होने लगता है, वाटर टेबल बढ़ जाती है, बरसात के समय वाटर टेबल बढ़ जाती है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सूखा क्षेत्र है, हमने जो नींव डाली है, हमारे घर को तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पानी का इतना प्रेशर अगर उस नीचे से आ जाएगा तो फिर हमारा घर कैसे सुरक्षित होगा। आपको पता है कि घर के निर्माण में सबसे पहले नींव का निर्माण होता है और नींव ही उस घर को सुरक्षा प्रदान कर सकती है, और जब नींव ही कमजोर हो जाएगी तो फिर क्या होगा। ऐसे ही कभी कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ कहीं कुछ भूकंप के भी लगातार वैसे जोन रहे हैं जिसमें तो कहीं घर निर्माण नहीं कर रहे हैं, उस क्षेत्र में लगातार वैसी धारणा बनी रहती है कि यहाँ पर भूकंप के झटके आते रहते हैं, तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर निर्माण करना चाहिए या न करना चाहिए। हो सकता है कई तरह की अलग अलग जोन्स होते हैं, लेकिन ये सब बातें ज़मीन के खरीद के समय से ही पहले ही अपने को अपने नज़र में रखना चाहिए, उस क्षेत्र के लोगों से अपना अनुभव लेना चाहिए। प्लॉट की लोकेशन भी उसी आधार पर तय करनी चाहिए कि ये कॉलोनी आने वाले समय में मेरे लिए अस्पताल, मेरे लिए स्कूल, मेरे लिए इंस्टीट्यूशंस, मेरे लिए बाजार, सब दृष्टिकोण से उपयुक्त है। ऐसा नहीं हो कि हमारे कोई क्षेत्र में दूर दूर तक ऐसी संस्थाएं नहीं हो और आने वाली पीढ़ी के लिए एक समस्या खड़ी हो जाए कि आपने लाखों रुपए खर्च करके घर तो बना दिया, लेकिन बच्चों की खातिर एक बड़ी समस्या हो गई, और न तो आप मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, आने जाने के लिए बड़ी दुविधाओं में पड़ जाए। कहीं कोई ऐसा सड़क निर्माण होने जा रहा है जैसा लगे कि वहाँ पर कोई रिंग रोड बन रही है, वहाँ पर कोई बड़ी हाईवे बनने जा रही है, उसके नज़दीक आपको कॉलोनी काटने का आभास हुआ और आपने वहाँ प्लॉट ले लिया, बाद में पता चला कि ये तो ज़मीन हाईवे के निर्माण में ही जा रही है। ये सब बातें मैं मेरे अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूँ, और इसलिए बताना चाहता हूँ कि जीवन में व्यक्ति जो एक घर बनाता है वहाँ कहीं कहीं दुविधा में ना फंस जाए। इन सब बातों का ज़मीन के परचेज में, ज़मीन के खरीद में ध्यान रखना जरूरी है। प्लॉट की जो दिशाएं हैं उसके बारे में वास्तुशास्त्र अपने आप में एक अलग शास्त्र है, लेकिन मैं वास्तुशास्त्र के बारे में अलग से बात करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक जो ज्ञान होता है वो अपने को देखना चाहिए। मैंने पहले बोला कि आयताकार प्लॉट होना चाहिए और 1:1.5 के रेशो में या 1:2 के रेशो में प्लॉट होना चाहिए। अगर आयताकार नहीं होता है, वो कोई एक भुजा लंबी है और एक भुजा छोटी है, तो उसमें अपनी वास्तु दोष भी हो सकता है और ज़मीन अपनी खराब भी जा सकती है। हमें कुछ ज़मीन छोड़नी पड़ सकती है, हमें उसकी एक्स्ट्रा कीमत देनी पड़ सकती है। तो हम ऐसे प्लॉट के लिए भी नहीं जाएं। जहाँ तक हो सके उसके लिए मिनिमम सड़क की चौड़ाई 30 से 40 फुट हो, जो आज के ज़माने में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक के पास में 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हो जाते हैं। उसके पास में 30 से 40 फुट की अगर सड़क नहीं है तो वो हमेशा समस्या से ग्रस्त रहेगा, उसको अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए कहीं अलग जगह बनानी पड़ेगी। ये सब मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको ज़मीन की खरीद को लेकर बताई गई है, जो आप अपने जहन में रखें। जब भी इस बारे में आवश्यकता लगे, मुझे आपको संपर्क करने पे कोई हिचक न हो। आप इस बारे में मेरे से राय लें और आवश्यक होगा तो हम अवश्य आपको जो भी दिशा निर्देश देने होंगे इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे, और शेष हम निर्माण की अगली प्रक्रिया में चलेंगे अगले सत्र में।